हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, टुडे आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। यूनाइटेड नेशन, यूएन। तो आज हम यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन कि यूनाइटेड नेशन कैसे बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी क्या हिस्ट्री थी, कब बना, कैसे बना, कितने मेंबर्स कंट्री हैं, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो उसमें सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशन है क्या? ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे? संयुक्त राष्ट्र। तो यूनाइटेड नेशन है क्या? यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। किन चीजों पर काम करती है वो हम डिस्कस करेंगे पहले। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन है क्या? इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। अगर हम बात करें, पहले हम इसके फैक्ट देखेंगे। फैक्ट क्या है यूनाइटेड, कौन कौन से फैक्ट्स हैं, उसके बाद हम इसकी देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, साथ ही डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश कब हुई, कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। क्यों की गई स्थापना इसकी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, यूनाइटेड नेशन को बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, वो हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को हर साल क्या होता है, यूएन डे। हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को हर साल। तो इसलिए 24 अक्टूबर को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी। अब जब स्टूडेंट क्या है, जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें मेंबर, कितने मेंबर कंट्रीज थी? देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। और इसमें क्या है, मेंबर्स होंगे, अलग अलग देशों के मेंबर्स होंगे। जब इसकी स्थापना हुई तब ओरिजिनली मेंबर्स कितने थे इसके? ओरिजिनली मेंबर कंट्रीज कितनी थी? जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई तब स्थापना के टाइम इसमें टोटल उस टाइम कितने मेंबर थे? तो ओरिजिनली मेंबर कंट्रीज कितनी थी उस टाइम? 51 क्या थी इसकी? ओरिजिनल में मेंबर कंट्रीज थी। और अब कितनी है प्रेजेंट टाइम? अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स कितने हैं यूएन के, उसकी गिनती कितनी है? तो वो है 193। ठीक है। जब यूएन बना है, उसकी जब स्थापना हुई है तब उसमें ओरिजिनल मेंबर थे 51 और अब प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 193 कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, हम इंडिया की बात करें, क्या जो हमारा भारत देश है वो जब यूएन की स्थापना हुई है तभी उसका मेंबर बन चुका था या बाद में बना है? तो जब यूएन की स्थापना हुई है तभी, तो जो हम बात करें ओरिजिनल में जो हमारे 51 मेंबर हैं, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। 51 में क्या है, इंक्लूडेड इंडिया जब इसकी स्थापना हुई है तभी इसमें शामिल हो चुका था, तभी इसका मेंबर बन चुका था हमारा भारत देश। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत देश बाद में मेंबर बना इसका, जब इसकी स्थापना हुई
तभी इंडिया भी क्या बना था, इसका मेंबर बन चुका था स्टार्टिंग में ही। तो 51 में इंडिया भी क्या है, इंक्लूड है। तो इंडिया बाद में मेंबर नहीं बना, ठीक है, तो पहले ही बन चुका था हमारा इंडिया मेंबर। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, इनकी जो गिनती है, उनकी जो संख्या है वो है 193। और सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है, द लास्ट मेंबर। सो लास्ट मेंबर कौन है इसका, लास्ट में कौन सा देश मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज के बारे में। तो ये लास्ट मेंबर बनी, कौन सी कंट्री बनी लास्ट मेंबर, मतलब क्या था, जो 193rd कंट्री कौन सी लास्ट में मेंबर बनी, वो उसका नाम था कंट्री का साउथ सूडान। आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है साउथ सूडान। वो सबसे आखिर में मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का। ये कौन से कॉन्टिनेंट में है साउथ सूडान, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये बात भी याद रखने लायक है कि यूनाइटेड नेशन का सबसे आखिरी देश कौन सा मेंबर बना, तो वो मेंबर बना साउथ सूडान, जो कि अफ्रीकन महाद्वीप में लोकेटेड है, स्थित है। और ये कब बना मेंबर, साउथ सूडान कब बना मेंबर, जुलाई 2011 में। जुलाई 2011 में साउथ सूडान मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का। अगर हम और बात करें कि साउथ सूडान जुलाई 2011 में ही इंडिपेंडेंट हुआ, इसी दिन ये जुलाई 2011 में ही साउथ सूडान को आजादी मिली, और आजादी के वक्त ही क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना। तो जुलाई 2011 में साउथ सूडान एक तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हुआ, एक आजाद मुल्क कहलाया, और उसके साथ ही वह क्या बना, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का मेंबर बना। तो सबसे लास्ट मेंबर कौन बना, कौन सी कंट्री बनी, साउथ सूडान। ये कंट्री का नाम है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में। जैसे हमारा इंडिया एशिया में पड़ता है, वैसी जो साउथ सूडान कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो उसमें एक देश है साउथ सूडान, वो आखिर में मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का। कब बना, जुलाई 2011 में, ठीक है, बात समझ में आई। जुलाई 2011 में क्या बना, ये मेंबर बना। तो हम अभी फैक्ट पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, कौन कौन से फैक्ट हैं। अभी हम इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे, भी इसकी स्थापना के पीछे क्या क्या कारण थे वो हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। तो हमने देख लिया स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। जब इसकी स्थापना हुई तब तो ओरिजिनल में मेंबर थे 51, इंडिया भी इसमें इंक्लूड था, और प्रेजेंट टाइम मेंबर कितने हैं, 193। और लास्ट मेंबर कौन बना, साउथ सूडान, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, ठीक है। जुलाई 2011 में यह मेंबर बना। आगे देखते हैं क्या चीज है। आगे देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं हम क्या है। आगे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका मुख्य दफ्तर, मुख्य दफ्तर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहां पर, मैनहट्टन आइलैंड, मैनहट्टन आइलैंड एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक जगह का नाम है मैनहट्टन आइलैंड, वहां पर इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क कौन से देश में है, यूएसए में, ठीक है ना। यूएसए में, यूएसए कंट्री है, उसमें एक शहर है न्यूयॉर्क, और उस शहर में एक जगह का नाम है मैनहट्टन आइलैंड, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर, किसका, न्यूयॉर्क का, ठीक है। कहां पर है, मैनहट्टन आइलैंड, ठीक है। बात समझ में आई, कहां पर,
मैनहट्टन आइलैंड। अगर हम बात करें जहां इसका हेडक्वार्टर है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, उसकी जो बिल्डिंग है वो किसने तैयार की थी, उसका आर्किटेक्ट कौन था? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का जहां मुख्यालय है, मुख्य दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, उसकी जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग बनी हुई, उसका आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्चर कौन था? तो लिख लो वेलेस हैरिसन, वेलेस हैरिसन। तो यूनाइटेड नेशन का जो बिल्डिंग है उसका आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्चर कौन है? लिख लो उसका आर्किटेक्ट कौन है? वेलेस हैरिसन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है उसका? वेलेस हैरिसन। ठीक है, बात समझ में आई? वेलेस हैरिसन। आगे हम देखते हैं अब क्या है। अभी हम फैक्ट पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, कौन कौन से फैक्ट हैं, क्या क्या फैक्ट है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, कैसे बनी, अब देखेंगे, अब डिस्कस करेंगे। अब आगे अब क्या है इसका एम यानी उद्देश्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखो, अगर कोई भी राष्ट्र बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था बनती है, वो किस पर्पस के लिए बनी है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों बनाएगी? कोई भी हम चीज बनाते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है ना भी, उसका ये एम है। तो यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था बनाने का, क्या था इसका एम? है एक तो पीस, शांति बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि शांति कायम रहे पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इसका काम है पीस। एक तो पीस मतलब शांति रखना, शांति बनाए रखना। उसके बाद इनका काम है, पहला तो ये हो गया, सेकंड इज इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लेवल पर कानून बनाना। ठीक है, तो जो ये कानून बनाएगी वो पूरे इंटरनेशनल लेवल में फॉलो किया जाएगा, लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका काम है इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट करना। फिर इसका काम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लोगों की क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देना, उनकी, ठीक है, डेवलपमेंट में ध्यान देना। ठीक है ना, कोई भी अगर देश है वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं है तो वहां पे यूनाइटेड नेशन क्या है, इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, वो चीज। और क्या है इसका मकसद? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स पे काम करना, ह्यूमन राइट्स पर काम करना इसका काम है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, तो इसका एम क्या है? पीस, शांति बनाए रखना, इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर काम करना और ह्यूमन राइट्स पर काम करना, मानव को उनके अधिकार देने सभी जगहों पर। ठीक है, तो ये है इसका एम, किसका? यूनाइटेड नेशन का एम है, इसका क्या मकसद है इसके बनाने के पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है। आगे हम देखते हैं क्या है। तो ये है यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या है, क्या क्या उद्देश्य है? शांति बनाए रखना, इंटरनेशनल लॉ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन राइट्स पे ध्यान देना, मानव अधिकारों पर। ठीक है, अब हमारे बात करें, अगर हम हमारे विश्व में कहीं पर भी क्या है, कब कोई डिस्प्यूट है दो कंट्रियों के बीच में, तो उनके जो मसले होते हैं उनको कौन सुलझाता है? हमारा यूनाइटेड नेशन। उसमें देखेंगे हम कि कौन कौन सा अंग है यूनाइटेड नेशन की। अब आगे 6 ऑर्गन्स हैं, अंग हैं इसके, 6 अंग हैं, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या है, जितने भी हमारे वर्ल्ड लेवल पर मसले होते हैं तो वो सभी कहां पर डिस्कस किए जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस में। तो इसका ये एम है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं लैंग्वेजेस, कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन बनाया गया है उसकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी भाषा यूज की जाती है वहां पर। तो क्या है, कितनी लैंग्वेजेस यूज की जाती है यूनाइटेड नेशन में? 6 भाषा। ठीक है ना, कि यूनाइटेड नेशन में जो लैंग्वेजेस हैं, कितनी लैंग्वेजेस में पर काम किया जाता है?
कौन कौन सी लैंग्वेजेस को मान्यता है यूनाइटेड नेशन में, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है, कौन सी भाषा है, फ्रेंच। फ्रेंच, फिर सेकंड इज रशियन, थर्ड इज इंग्लिश, फोर्थ इज स्पेनिश, फिफ्थ इज चाइनीज एंड द लास्ट वन इज अरेबिक। अरेबिक, ठीक है। तो ये 6 भाषा जो यूनाइटेड नेशन में यूज की जाती हैं, ठीक है। फ्रेंच, रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, ठीक है। अगर आप बात समझो भी यही 6 भाषाएं क्यों यूज की जाती हैं, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि इन 6 भाषाओं को ही क्यों मान्यता है, ये 6 भाषाएं क्यों यूज की जाती है यूनाइटेड नेशन में। अगर हम सबसे पहले बात करें इंग्लिश, देखो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो सभी देशों में आम बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश को लिया। दूसरी अगर हम बात करें अरेबिक की, तो जो अरेबिक भाषा है वो भी काफी देशों में बोली जाती है, तो इसीलिए अरेबिक भाषा को ऐड किया गया। और बाकी जो ये भाषाएं हैं, जो ये 3 कंट्रियां फ्रेंच, रशियन और चाइनीज, इन भाषाओं को इसलिए किया गया, देखो फ्रेंच बोली जाती है फ्रांस में, रशियन बोली जाती है रशिया में, चाइनीज बोली जाती है चाइना में। इन 3 भाषाओं को इसलिए लाया गया क्योंकि जो ये 3 भाषा जो कंट्री में बोली जाती हैं वो कंट्री परमानेंट मेंबर हैं। हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में कुछ कंट्रीज परमानेंट तौर पर मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे फ्रांस, रशिया, चाइना, ये परमानेंट मेंबर है, एक होते परमानेंट, एक होते नॉन परमानेंट एंड टेम्पररी मेंबर। तो अगर हम बात करें हमारा इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, तो परमानेंट मेंबर होने की वजह से इन भाषाओं को भी लिया गया है। ये भी कारण हो सकता है कि ये जो 3 कंट्रीज हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, इसलिए, ठीक है ना। वैसे तो 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, अब आगे डिस्कस करेंगे। पहला यूएस और यूके, उन दोनों में इंग्लिश बोली जाती है इसलिए इंग्लिश आ गई। फिर है फ्रांस, रशिया और चाइना जी। और जो स्पेनिश है वो भी काफी हद तक काफी देशों में बोली जाती है, इसलिए स्पेनिश को भी ऐड किया गया। तो ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं जो यूनाइटेड नेशन में हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक, ठीक है। अरेबिक भाषा, ठीक है। अगर हम बात करें अरेबिक भाषा की, तो अरेबिक भाषा को बाद में ऐड किया गया है, इसको सबसे एंड में ऐड किया गया, एंड में ऐड किया गया। पहले नहीं थी अरेबिक भाषा, इसको बाद में लाया गया। वो जरूरत नहीं है अभी कौन से ईयर में आई, वो नहीं, ठीक है। तो पहले सिर्फ 5 भाषाएं थी यूनाइटेड नेशन में यूज होती थी, और 6वीं भाषा अरेबिक को ऐड किया गया, क्योंकि इसका कारण ये था जो हमारी अरबी भाषा है काफी कंट्रीज में बोली जाती है, इसलिए इसको भी ऐड किया गया बाद में, ठीक है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आगे चलकर भी कोई भाषा ऐड कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड करके, कि जो भाषा सबसे ज्यादा बोली तो उसको भी क्या है ऐड किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन में। अगर हम बात करें वर्किंग लैंग्वेज, वर्किंग लैंग्वेजेस, देखो वैसे तो 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं यूनाइटेड नेशन में, 6 भाषाओं का यूज किया जाता है, हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें वर्किंग कौन सी है इनमें से, वर्किंग का मतलब है जो हमारे रिटर्न में जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के किसी भी मामले को लेकर, वो इन सभी भाषाओं में तैयार नहीं किए जाते, वो इनमें सिर्फ 2 भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। देखो लैंग्वेजेस तो 6 हैं, एक है वर्किंग, देखो ये लैंग्वेज क्या है, हम वहां पर यूज कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में। अगर हम बात करें वर्किंग, वर्किंग यानी जितने भी हमारे लिखित दस्तावेज होते हैं, जो हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट कौन कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे, किसी भी मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार होती है, नोटिस तैयार होता है, लिखित वर्क तो होता है ना रिटर्न वर्क, तो जो रिटर्न वर्क है वो होते हैं वर्किंग लैंग्वेज। तो रिटर्न वर्क इन सभी भाषाओं में नहीं किया जाता, वो सिर्फ 2 भाषाओं में रिटर्न वर्क होता है। वो कौन कौन सी है, रिटर्न लैंग्वेजेस 2 यूज होती हैं यूनाइटेड नेशन में, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच, तो जो हमारे यूनाइटेड नेशन की वर्किंग भाषा है, जिस भाषा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं, वो तो सिर्फ इन 2 भाषाओं में 2 भाषाओं में लिखे जाते हैं।
लेकिन जो वैसे लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं वो ये 6 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबिक। ठीक है, तो इसमें भी हमारे 2 क्वेश्चन ऐड हो गए। अगर बात करें भी यूनाइटेड नेशन में कितनी लैंग्वेजेस को मान्यता है, 6। लेकिन अगर बात करें वर्किंग लैंग्वेजेस, अगर बात आए वहां पे वर्किंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं यूनाइटेड नेशन के, आपको ऑप्शन में होगा फ्रेंच एंड रशियन, रशियन एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड स्पेनिश है ऑप्शन। तो हम लिखेंगे इंग्लिश प्लस फ्रेंच, दोनों भाषा, इंग्लिश और फ्रेंच ये वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। बाकी जो है वो भी लैंग्वेज, लेकिन उनमें वर्क नहीं किया था रिटर्न में। जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में क्या है, तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं हम क्या है अब। तो हमने क्या है, हमने यूनाइटेड नेशन की स्थापना पढ़ ली, कब हुई, कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, ओरिजिनल में कितनी थी, क्या एम है, कौन कौन सी भाषा यूज होती है, कौन सी कंट्री सबसे आखिर में मेंबर बनी यूनाइटेड नेशन, साउथ सुडान। तो वो हमने फैक्ट पढ़ लिए इसके, जो मोटे मोटे तौर पर हमने डिस्कस कर लिया यूनाइटेड। अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड पर, भी यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने के पीछे क्या कारण था, उसको हम जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ब्रीफली नहीं करेंगे उसको क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो जितना हमें चाहिए हम वैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को बनाने का क्या क्या मकसद था, क्यों हुई। देखो क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कि यूनाइटेड नेशन क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्यों बनाई गई, विश्व में शांति कायम रखने के लिए। ठीक है, हम सभी को पता है कि हमारे क्या हुई थी, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 में। ये बात सभी को मालूम है। विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, वो हम जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर का तो उसमें डिस्कस करेंगे। हमें जितनी जरूरत है यहां पर हम वो चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो विश्व युद्ध के पीछे क्या कारण था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है ना, हमने पता है कि 17वीं और 18वीं और 19वीं सदी के बीच में जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप हो रहा था, बहुत तेजी से विकास हो रहा था। जो क्या था, लोग घरों में हाथों से काम किया था, घरों की जो चीजें हैं वो मशीनी युग तैयार हुआ। ठीक है, घरों में चीजें बनने वाली चीजें मशीनों में, फैक्ट्रियों में जाकर बनने लगी। तो क्या हुआ, देश उन्नत होने लगा। जब देश का विकास होने लगा तो उनमें क्या है, राजनीतिक मामले भी सामने आने लगे, सैन्य व्यवस्था भी बढ़ने लगी। तो हर कोई देश एक दूसरे में आगे निकलने के लिए क्या हुआ, उनकी क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगे उनके बीच में। तो इसीलिए पहला क्या है, विश्व युद्ध का कारण बना। तो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, अब जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ देशों ने मिलकर सोचा भी हमें कुछ स्थापना करनी चाहिए, कोई ऐसा नेशन बनाना चाहिए जो इन मसलों को हम बैठकर निपटा सकें। तो इसलिए 1920 में एक लीग बनी जिसे हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, जब हमारा पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद उस पर विचार वटांदरा किया गया, विचारधारा हुई, विचार पेश किए गए। तो क्या हुआ, कुछ देशों ने मिलकर क्या हुआ, एक संस्था बनाई कि हम लड़ने की बजाय बैठकर इन चीजों का सॉल्यूशन निकालें। तो 1920 में एक लीग बनी जिसे हम बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। यही लीग ऑफ नेशन ही एक मॉडिफाई रूप है, आगे चलकर क्या बना, यूनाइटेड नेशन। हम देखते हैं कैसे। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई। ठीक है, कुछ देशों ने मिलकर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन को किया। अब क्या है कि ये लीग ऑफ नेशन कामयाब नहीं हुई। इसका क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, इसका एंड हो गया। ठीक है, वैसे तो जो लीग ऑफ नेशन बनी इसी का रूप है यूनाइटेड नेशन, इसी में से उभरी है, इसी में से उभर कर आई है यूनाइटेड नेशन। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन जब बनी तो ये क्या है, कामयाब नहीं हुई, सफलता नहीं मिली, इसका एंड हो गया। क्यों, ड्यू टू डोमिनेंट रोल ऑफ, क्यों इससे समाप्त हो गई, ड्यू टू डोमिनेंट रोल ऑफ सम कंट्रीज।
सम कंट्रीज। ठीक है, इस लीग ऑफ नेशन का एंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ड्यू टू डोमिनेंट रोल ऑफ सम कंट्रीज, कुछ देशों ने इसमें डोमिनेंट रोल प्ले किया। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है कि जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1920 में, तो डोमिनेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी करना। तो जो हमारे कुछ देश थे ऐसे जैसे जापान, जर्मनी, इटली वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे देश थे जो खुद की मर्जी कर रहे थे। ठीक है ना, हमने क्या है, मान लो कुछ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज आकर मिलकर उन्होंने लीग ऑफ नेशन स्थापित किया, लेकिन जो कुछ कंट्रीज थे वो अपनी चला रही थी, अपनी मनमर्जी कर रही थी, दूसरों का जो सुनवाई है वो सुनती नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ, ये लीग ऑफ नेशन को क्या हुआ, इसका समाप्त हो गया। इसी लीग ऑफ नेशन से जो समाप्त होने की वजह से आगे चलकर जो हमारे कुछ देश अपनी मनमर्जी कर रहे थे, जैसे जापान, इटली, जर्मनी, इन्हीं के कारण ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। जब सभी को पता है जर्मनी के एक पर्सन थे एडोल्फ हिटलर, तो इन देशों ने के कारण ही दूसरे विश्व युद्ध ने क्या हुआ, एक गंभीर रूप धारण किया, दूसरा विश्व युद्ध का जन्म हुआ। तो क्या हुआ, इस लीग ऑफ नेशन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ठीक है, तो ये कामयाब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज अपनी मनमर्जी कर रही थी, डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, वो दूसरी कंट्रीज की बात को सुनती नहीं थी, तो उसका फायदा क्या? तो इसलिए आगे चलकर दूसरा विश्व युद्ध भी का कारण बनी। आगे देखते हैं क्या है। तो 1920 में अब लीग ऑफ नेशन तो बन गया, समाप्त हो गया, ये इतना कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सभी को पता है कब हुआ, 1939 से 1945। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, तो अब क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, चल रहा था, तो क्या है, अगर हम पीछे बात करें, एक मिनट हमारा क्वेश्चन रह गया एक और। हमने अभी पढ़ा है कि जो 1920 में लीग ऑफ नेशन बना था, एक लीग ऑफ नेशन बनाई गई, उसकी मांग किसने उठाई थी, ये किसके कहने पर बनाई गई थी? ये हमारे यूएस प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के कहने पर इन्होंने मांग उठाई थी कि हम कुछ देशों को इकट्ठा करके एक लीग बनाई जाए, लीग ऑफ नेशन की स्थापना इनकी मांग पर हुई थी। वुड्रो विल्सन ये 1920 में क्या थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट के पद पर थे, इन्होंने मांग की थी वुड्रो विल्सन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है भी लीग ऑफ नेशन की मांग किसने उठाई थी, यूएस के राष्ट्रपति, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। ठीक है, आगे देखते क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, तो इसी बीच क्या हुआ, बात करते हैं हम क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब पता है चल रही है, तो अब क्या हुआ, अब कुछ देशों ने सोचा भी अगर हम कोई संस्था की स्थापना, अगर कोई संस्था ना बनी तो ऐसे कर फ्यूचर में भी क्या है, विश्व युद्ध चलते रहेंगे। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले तो क्या है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो एक टर्म है, हु क्वाइंड द टर्म, क्वाइंड द टर्म, हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन, कि सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन जो नाम है, ये नाम किसने दिया, किसने रखा ये नाम यूनाइटेड नेशन, हु क्वाइंड द टर्म, जो ये टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये हमें किसने प्रोवाइड किया, ये नाम किसने रखा, तो ये नाम रखा यूएसए के प्रेसिडेंट, जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। इस टाइम यूएस प्रेसिडेंट थे, बहुत नाम, उनका नाम था एफ.डी. रूजवेल्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है कि हु क्वाइंड द टर्म यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का नाम किसने रखा, यूएसए के प्रेसिडेंट एफ.डी. रूजवेल्ट। का पूरा नाम लिख लो, लिखना है तो फ्रैंकलिन, लिख लो स्टूडेंट्स, क्या नाम है इनका, फ्रैंकलिन डिलानो, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। तो इन्होंने क्या है,
हमारा जो यूनाइटेड नेशन की टर्म है, यूनाइटेड नेशन नाम किसने रखा? तो जो बाद क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशन का नाम यूनाइटेड नेशन किसने रखा, तो ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे एफडी रूजवेल्ट। ठीक है, इन्होंने हमारा नाम रखा। तो देखो स्टूडेंट आगे क्या है, तो जो यूनाइटेड नेशन टर्म है इसको किसने सजेस्ट किया, हमारे ये नाम किसने दिया? यूएसए के प्रेसिडेंट थे एफडी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट ने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या हुआ, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, आगे क्या चीज हुई। तो क्या था, इन्होंने तो क्या हुआ, इन्होंने यूनेम सजेस्ट करके दिया हमें, सजेस्टेड मतलब इन्होंने रखा, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन नेम है ये पहली बार ऑफिशियल तौर पर कब सामने आया? इसका नाम यूनाइटेड नेशन रखना है ऑफिशियली तौर पर। देखो यूनाइटेड नेशन नाम है वो सजेस्ट तो एफडी रूजवेल्ट ने किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन नाम है ये पहली बार ऑफिशियल तौर पर 1942 में आया। ठीक है ना, 1942 में ऑफिशियल तौर पर लाया गया। अब क्या हुआ, जब उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो क्या है, एक स्थापना हुई, अटलांटिक चार्टर पास हुआ, अटलांटिक चार्टर आया, कब आया? 1941 में। और एक आया यूएस डिक्लेरेशन, यूएन यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पास किया गया 1942 में। क्या हुआ? 1942। दोबारा देखते हैं हम क्या हुआ। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद क्या हुआ, कुछ देशों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की 1920 में। इसकी मांग उठाई थी वुड्रो विल्सन, एक यूएसए के राष्ट्रपति थे, लेकिन लीग ऑफ नेशन का समाप्त हो गई, एंड हो गया। क्यों? तो कुछ कंट्रीज क्या है अपना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, अपनी मनमर्जी कर रही थी, तो इसलिए वो क्या हुई, सफलता नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई वो नेशन। इसलिए आगे चलकर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो कुछ देशों ने मिलकर एक अटलांटिक चार्टर पास किया 1941 में, और एक यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन पास हुआ 1942 में। अब ये है क्या था, इन दोनों चीजों का मकसद था कि विश्व युद्ध को खत्म करना, दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करना, और क्या एक नेशन की स्थापना करनी। इन्होंने क्या किया, एक अलाइड फोर्स यानी क्या है, अलाइड पावर में आए कौन कौन, हमारे यूएस और यूके, हमारे और भी कंट्रीज थी अलाइड फोर्सेस में, यूएस और यूके। इन्होंने क्या है 26 देश इनके साथ मिले आकर, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो क्या है अलाइड फोर्सेस में जानी, अलाइड का मतलब होता है, अलाइड फोर्सेस का मतलब होता है जिनका जो सबसे पावरफुल हो दुनिया में, देश में, पूरे दुनिया में क्या है अलाइड में उनका दबदबा हो, वो ज्यादा आगे हो बाकी देशों से। तो उस टाइम यूएस और यूके इन्होंने 26 देशों के साथ मिलकर क्या किया, जो एक्सिस फोर्सेस थी, एक्सिस पावर यानी कौन, जैसे जापान, जर्मनी, इटली एसेट्रा, और भी कई देश जिनकी एक्सिस पावर थी, इनको खत्म करना था। इन्होंने कहा कि अगर इन देशों का क्या है, इनके एक्सिस पावर को खत्म कर पाएंगे तभी इस विश्व युद्ध की समाप्ति होगी और हम एक नेशन की स्थापना कर सकेंगे, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना कर पाएंगे। तो यह बात आई कि एक अटलांटिक चार्टर पास हुआ 41 और 42 में यूएन डिक्लेरेशन। इन्होंने क्या किया, अलाइड फोर्सेस जो कंट्रीज थी उन्होंने 26 देशों को साथ लेकर जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश जो बहुत ही क्या है, इन्होंने जो थलथली मचा रखी थी पूरे विश्व में, यही क्या थे, जैसे जर्मनी का एडोल्फ हिटलर था, जापान के, इन देशों ने क्या है अपना डोमिनेंट रोल था, अपनी खुद की मनमर्जी करते थे, ठीक है ना, हमले वगैरह करते। तो इनको सुधारने के, इनके एक्सिस पावर को खत्म करने के लिए एक चार्टर पास हुआ और एक डिक्लेरेशन पास हुआ। अलाइड फोर्सेस आई अस्तित्व में और 26 देशों के साथ आकर इनकी एक्सिस पावर को खत्म करने का निर्णय लिया कि अगर हम इनके एक्सिस पावर खत्म करेंगे, खत्म करके क्या है, देश में क्या बनाए, हम शांति स्थापित करें। इनका उद्देश्य था
देश में इनके एक्सेस पावर को खत्म कर कर शांति की स्थापना करें पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो क्या हुआ फिर आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं क्या बात हुई। तो क्या हुआ, इसके लिए मीटिंग्स करेंगे। जो हमारे देश हैं, जो ये अलाइड फोर्सेस वाले 26 देश हैं, इन्होंने क्या किया, अब मीटिंग्स करनी शुरू की, ठीक है ना, कि इनके एक्सेस पावर को कैसे खत्म किया जाए। इसके लिए एक चार्टर पास हुआ, डिक्लेरेशन पास हुआ। इसके तहत क्या हुआ कि हमारे जो क्या है ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्या हुआ, अब बहसबाजी चली, ठीक है। अब बहसबाजी चलेगी भी कैसे शांति बनाए रखें पूरे विश्व में। तो उसके लिए क्या हुआ, अब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई। अब जो यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ, देखो अब बातचीत कर रहे हैं हम कि हमने एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनानी है। तो उसके लिए क्या है, अब बहसबाजी होगी, डिबेट होगी, सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के बाद क्या है, उसका ब्लूप्रिंट भी निकाला जाएगा कि कैसे। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक नकल, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट निकालने के लिए यूनाइटेड ब्लूप्रिंट कहां पर डिस्कस किया गया, कॉन्फ्रेंस हुई। लिखो स्टूडेंट कहां पर, डमबर्टन ऑक कॉन्फ्रेंस। ये एक जगह है स्टूडेंट, कहां पे थी, यूएसए में। यूएसए में एक जगह है डमबर्टन ऑक, वहां पे कॉन्फ्रेंस की गई। यूएसए में कहां पर, वॉशिंगटन में एक जगह थी डम्बर्टन ऑक कॉन्फ्रेंस, यूएसए वॉशिंगटन। वहां पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट डिस्कस किया गया। कब हुई ये कॉन्फ्रेंस, 1944 में, ठीक है। 1944 में क्या हुआ, ब्लूप्रिंट निकाला गया यूनाइटेड नेशन का। मान लो हम जब कोई चीज विचार करते हैं, हम मान लो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बहसबाजी के बाद क्या है, अब हम उसका ब्लूप्रिंट निकालेंगे ना। हम अगर कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको प्रिंट तो निकालते हैं। तो उसका ब्लूप्रिंट कब निकाला गया, यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस हुई, डम्बर्टन ऑक कॉन्फ्रेंस। कहां पे, यूएसए में। कौन सा शहर है, वॉशिंगटन, वहां पे जगह का नाम है। वहां पे क्या हुआ, ये कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, ठीक है। अब आगे चलकर क्या हुआ, 1944 में हुई, आगे चलकर 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को कंट्रीज ने, जितनी भी कंट्रीज इस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने क्या कर दिया, इस पर साइन कर दिया, साइंड। 26 जनवरी 1945 को इस पर सभी कंट्रियों ने, जो कंट्रीज इस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने क्या कर दिया, 51 कंट्रीज, कितनी कंट्रियों ने साइन किया यहां पर, 51 मेंबर्स ने, 51 कंट्रीज साइन द ब्लूप्रिंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो यूनाइटेड नेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, 1944 में हुई कॉन्फ्रेंस। आगे चलकर 26 जून 1945 को 51 देशों ने इस प्रिंट पर क्या कर दिए, अपने साइन किए। अब ये क्या हुई जाए, ये मीटिंग कहां पे हुई 26 जून को, ये हुई सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। जगह का नाम सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को, कहां पे, यूएसए। तो वहां पे सैन फ्रांसिस्को में फिर कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई, 26 जून 1945 को। इसमें क्या हुआ, फिर 51 देशों ने अपने साइन कर दिए वहां पर, ठीक है। कितनी, 51 कंट्रीज ने क्या किया, साइन कर दिया, ठीक है। बात समझ में आई। तो 51 देशों ने क्या कर दिया, इस प्रिंट पर साइन कर दिए 51 देशों ने। 26 जून 1945 को मीटिंग हुई। देखो जो ब्लू प्रिंट हुआ यूनाइटेड नेशन का, उसकी मीटिंग हुई डम्बर्टन ऑक कॉन्फ्रेंस, यूएसए वॉशिंगटन में 1944 में। आगे चलकर 26 जून 1945 को एक कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को में। वहां पर 51 देशों ने इस जो ब्लू प्रिंट था इस पर साइन कर दिए। अगर हम बात करें शुरुआत में तो 50 कंट्रियों ने साइन किए थे। अगर हम बात करें 50 कंट्रीज ने साइन किए थे 26 जून 1945 को, जो ये चार्टर पास किया था यूनाइटेड नेशन का, जो ब्लू प्रिंट निकाला था उस पर अपने साइन किए थे।
लेकिन मैंने आपको अभी बोला है 51 कंट्री, तो 51st कंट्री कौन सी थी? पोलैंड। एक कंट्री है पोलैंड, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, वर्ल्ड मैप में देखना, उसने थोड़ा बाद में साइन किए हैं। तो पोलैंड ने थोड़ा बाद में साइन किया, कब कब? 15 अक्टूबर 1945 को आगे चलकर साइन किए। ठीक है, पोलैंड क्या था, जब ये मीटिंग्स हो रही थी ना, वहां पर वो गैर हाजिर थी, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि वहां उस टाइम पोलैंड में ना कुछ राजनीतिक मामले चल रहे थे, वो राजनीतिक मामलों में उलझी हुई थी पोलैंड, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी, तो इसलिए उन्होंने जो साइन है वो बाद में किए थे। तो 26 जून 1945 को पहले 50 कंट्रियों ने साइन किए, आगे चलकर 51st कंट्री कौन सी बनी? पोलैंड। इन्होंने भी क्या है, अपने हस्ताक्षर कर दिए वहां ब्लूप्रिंट पर 15 अक्टूबर 1945 को। तो टोटल कितनी कंट्रियों ने साइन कर दिए यूनाइटेड नेशन के ब्लूप्रिंट पर? 51 देशों ने। अब क्या है, ये साइन तो हो गया, अब यूनाइटेड नेशन केम इनटू फोर्स, लागू कब किया गया यूनाइटेड नेशन को? फोर्स में कब आई? ठीक है, देखो 26 जून 1945 को 51 देशों ने साइन कर दिए, तभी हमने बताया ना ओरिजिनल में मेंबर कितने थे जब यूनाइटेड स्थापना हुई, तो ओरिजिनली में मेंबर थे 51, तो वो यही बात है। तो ये बना तो दी यूनाइटेड नेशन, बन तो गई 26 जून 1945 को, सभी ने साइन कर दिए, लेकिन केम इनटू फोर्स का मतलब लागू कब किया गया यूनाइटेड नेशन को? तो वो हमने अभी पढ़ा है 24 अक्टूबर 1945, तो यही डेट थी 24 अक्टूबर। तो इससे कुछ दिन पहले ही पोलैंड ने साइन किया था इस हस्ताक्षर पर। तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन केम इनटू फोर्स, मतलब कि लागू की गई। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ओरिजिनल में मेंबर कितने थे? 51, और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 193। तो ये इसका बैकग्राउंड था भी, कैसे यूनाइटेड नेशन क्या हुआ, बनकर तैयार हुई, कैसे ये क्या है इसका अस्तित्व में आई। ठीक है, तो 51st कंट्री कौन इसने आखिर में साइन किए इस चार्टर पर? तो वो थी पोलैंड कंट्री, क्योंकि वो राजनीतिक मामलों में क्या थी, कुछ उलझी हुई थी, इसलिए वो उस टाइम में मौजूद नहीं थी, वो बाद में आकर उसने साइन किए। ठीक है, तो समझ में आया बात, यह था इसका बैकग्राउंड यूनाइटेड नेशन का। तो मैं एक बार दोबारा थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देता हूं कि पहले विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद क्या कुछ देशों ने मिलकर एक लीग की स्थापना की, लीग ऑफ नेशन। किसने मांग उठाई थी? यूएस के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन ने उस लीग ऑफ नेशन को बनाने की मांग उठाई थी। वो बन तो गई, तो वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि कुछ देश उसमें डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे, अपनी खुद की मनमर्जी कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर फिर इसी का रूप, इसी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के चलते चलते क्या हुआ, एक हमारे पर्सन थे FD रूजवेल्ट, उन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम सजेस्ट किया और इसका ऑफिशियल तौर पर यह लाया गया 1942 में, इस पर बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद 1944 में एक जगह थी डम्बर्टन और कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई, वहां पर ब्लूप्रिंट निकाला गया यूनाइटेड नेशन का कि कैसे विश्व में शांति बनाए रखें और कैसे इस वर्ल्ड वॉर का एंड किया जाए। तो इसलिए क्या हुआ, आगे चलकर 26 जून 1945 को इस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का मकसद क्या था कि जो हमारी एक्सिस पावर खत्म करनी, जापान, जर्मनी, इटली जो हमले कर रहा है उनकी एक्सिस पावर को कंट्रोल किया जाए, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये डिस्कस किया। 51 देशों ने हस्ताक्षर करके यूनाइटेड नेशन को इंप्लीमेंट किया गया कि सभी देश को मिलकर उनके मसले को सुलझाया जाए बैठकर। तो इसलिए कहा था कि आगे चलकर फ्यूचर में भी कोई ऐसी घटना ना हो कि दोबारा कोई विश्व युद्ध हो, तीसरा विश्व युद्ध हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन को बनाने की जरूरत पड़ी। तो यूनाइटेड नेशन को बनाने की मोटे मोटे तौर पर जरूरत पड़ी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, कि विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन की लोड़ पड़ी कि आगे चलकर आगे कोई और ऐसी घटना ना हो फ्यूचर में, इसलिए यूनाइटेड नेशन है। तो आज भी जब भी कोई मामला खड़ा होता है कोई दो देशों के बीच में, तो वो यूनाइटेड नेशन क्या है उसको सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है यूनाइटेड नेशन। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन। तो ये था इसका बैकग्राउंड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या है हम। तो हमने बैकग्राउंड देख लिया भी, यूनाइटेड नेशन बनाने के पीछे क्या क्या कारण थे वो हमने डिस्कस कर लिया। ये भी देख लिया भी इसके कौन कौन से फैक्ट हैं, हेडक्वार्टर कहां पे है,
कौन था, कैसे है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया, कितने मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो चीज। अब हम बात करते हैं अब यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब हम आगे बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। बात समझ में आई? ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ऑर्गन्स का मतलब होता है, क्या मतलब है? ऑर्गन का मतलब होता है अंग, कि इसके कौन कौन से अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। इससे पहले हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया और फैक्ट डिस्कस कर लिया, कौन कौन सी भाषा यूज होती है यूनाइटेड नेशन में, क्या क्या एम है, कब स्थापना हुई, कितनी कंट्रीज मेंबर थी ओरिजिनल में, अब कितनी है, तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे ऑर्गन्स के बारे में कि यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के पहले तो कितने ऑर्गन्स हैं, तो वो बात कर लो 6। तो यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, 6 ऑर्गन्स। तो देखो स्टूडेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं? 6। तो हम देखते हैं कौन कौन से अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, 6 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला देखेंगे हम क्या है। पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली तो क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये एक अंग है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। सेकंड क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड देखते हैं क्या है। द थर्ड वन इज यूएन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट। फोर्थ इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी एक कोर्ट बनी हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट, जो जस्टिस प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है इकोसॉक। इकोसॉक बोलते हैं, लिख लो, इकोनॉमिक एंड, लिखो स्टूडेंट क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सोशल काउंसिल, ठीक है। तो लास्ट कौन सी है? लास्ट लिख लो, लास्ट ऑर्गन कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन के क्या है? ये 6 ऑर्गन्स हैं, ये 6 अंग हैं, ठीक है ना। भी ऑर्गन्स का मतलब कौन कौन से? यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उसमें 6 अंग हैं, उसके 6 पार्ट है ना, वो 6 हिस्सों में डिवाइड है यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है ना। ये अंग हैं। देखो अगर हम बात करें, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक अलग संस्था है। जैसे यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक या और जितनी भी संस्थाएं हैं वो यूनाइटेड नेशन के साथ एसोसिएट हैं, वो यूनाइटेड नेशन के साथ पूछकर काम करती हैं, उनसे उनके साथ मिलकर काम करती हैं बाकी संस्थाएं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है कि जिस देश में मान लो गरीब है, जो गरीब है उसको पैसा लोन पर देती है वर्ल्ड बैंक, तो वो पैसा जो लोन पर देती है किससे पूछकर, किससे मतलब कि एडवाइस लेकर या सलाह लेकर करती है? यूनाइटेड नेशन से। बात समझ में आई? अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने मान लो किसी देश को पैसा उधार देना है, लोन देना है, वर्ल्ड बैंक ने, मान लो कोई कंट्री का विकास नहीं हो रहा, वो कंट्री बहुत पिछड़ी हुई है, तो हम देखते हैं ना खबरों में भी फलानी कंट्री को इतने $1 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया, तो वो लोन देता कौन है? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक किसकी रिकमेंडेशन पर देता है? यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन में जो हमारी आर्थिक हालत है वो कौन देखता है? इकोनॉमिक और सोशल काम कौन देखेगा? ये वाली एक संस्था है, ये ऑर्गन देखेगा
आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कौन से देश की हालत बुरी है, तो वो वर्ल्ड बैंक के साथ डिस्कस कर कर उस देश को पैसा प्रोवाइड किया था। तो ऐसे 6 ऑर्गन हैं। जैसे इस ऑर्गन का काम है देश में किसी भी देश को न्याय दिलाना, इसका काम है आर्थिक और सामाजिक स्तर पर काम करना। ये क्या है, सेक्रेटेरिएट यानी मुख्यालय है, दफ्तर जो हेड है इसका वहां पर बैठता है। सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या होता है कि हमारे जब देश में कोई स्थिति खराब हो जाती है तो क्या होता है, वहां पर अलग अलग पुलिस फोर्स भेजी जाती है। तो पुलिस फोर्स भेजने का काम किसका है, सिक्योरिटी काउंसिल का। आगे क्या है, जनरल असेंबली। अब मैंने बात की यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी पॉलिसी लेकर आती है, तो वो पॉलिसी कोई भी अगर कोई नई चीज लेकर आती है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई पॉलिसी लागू होती है, तो वो पॉलिसी कौन लाता है, जनरल असेंबली। वहां पे सभी देश बैठते हैं और वो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात। तो ये ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 अंग हैं। हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले अगर मैं बात करूं, जो ये 6 ऑर्गन्स हैं, इन 6 में से 5 ऑर्गन्स के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में ही है। अगर हम बात करें जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में है, यूएन सेक्रेटेरिएट का भी न्यूयॉर्क में है, इसका भी। सिर्फ एक ऑर्गन्स, ये भी क्वेश्चन आता है भी, इनमें से 6 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है हेग, एक जगह है कहां पर, नीदरलैंड में, नीदरलैंड, ठीक है, हेग नीदरलैंड कंट्री है, उसमें एक जगह हेग, वहां पर एक पैलेस बना हुआ है, कौन सा, वहां पे एक पैलेस है, पीस पैलेस नाम है पैलेस का, पीस पैलेस, वहां पे बनी हुई है ये कोर्ट, ये न्यायालय वहां पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी सभी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो सिर्फ आईसीजे कहां पर है, नीदरलैंड कंट्री में जगह है हेग, वहां पर कौन सा पैलेस है, पीस पैलेस, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज नॉट, इनमें से कौन सी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शंस डालेंगे, तो आपने ऑप्शन आंसर क्या आएगा, आईसीजे। तो इस ऑर्गन का हेडक्वार्टर सिर्फ नीदरलैंड में है, बाकी सभी ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को, इन 6 ऑर्गन्स को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।